माल बेचो, पैसा कमाओ और कंज्यूमर को भूल जाओ। कंपनियों की इसी एक तरफा रवैये को बदलने की कोशिश है पहरेदार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और हम हैं कंपनियों की मनमानी में फंसे हर कंज्यूमर की आवाज। देश का इकलौता टीवी शो जो करता है आपके हक की बात। इस हफ्ते पहरेदार में अपने को खोने के बाद एचडीएफसी बैंक के ब्रांच के चक्कर लगा लगा कर हारा पूरा परिवार। एचडीएफसी बैंक के असंवेदनशील रवैये को बदला पहरेदार ने। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल cleartrip.com की रिफंड देने में मनमानी को हम खत्म कर रहे हैं और पहरेदार की पहल के बाद ही नोकिया तैयार हो रही है खराब फोन का रिप्लेसमेंट देने के लिए। सर्विस देने वाली या प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पहरेदार का मकसद होता है कि कंज्यूमर की आवाज उसके कान तक पहुंचे और देश का कोई भी ग्राहक हिम्मत ना हारे। पिछले कुछ दिनों से पहरेदार आवाज उठा रहा है बैंक के चक्रव्यूह में फंसे ग्राहकों की। आपके पैसों का कस्टोडियन यानी आपका बैंक अगर मन बना ले आपकी मदद नहीं करने का, तो बतौर ग्राहक आपके पास ऑप्शन काफी कम होते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली में रहने वाली सीनियर सिटीजन कांता मलिक के साथ और उनके परिवार के साथ। मामला था एचडीएफसी बैंक की ब्रांच में बने एक एचडीएफ अकाउंट का। ब्रांच की कोताही या ये कहे नासमझी के चक्कर में पूरा परिवार फंस गया। बैंक के चक्कर काटते काटते पूरा परिवार थक गया, लेकिन एचडीएफसी बैंक एक सुनने को राजी नहीं थी। परिवार की आपबीती बताने के लिए मेरे साथ कांता जी के दामाद सुमित दुआ जुड़ रहे हैं। सुमित जी नमस्ते, स्वागत है आपका पहरेदार में। पहले तो मुझे बहुत ही शोक के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके फादर इन लॉ की डेथ हो गई और उसके बाद आपकी जो मदर इन लॉ थी कांता जी, वो ट्राई कर रही थी कि जो एक एचडीएफ था परिवार के नाम में उसे बंद कर दिया जाए। तो क्या दिक्कतें आई सुमित जी, बताइए। सबसे पहले प्रियंका जी, जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने बैंक को कांटेक्ट किया उनकी डेथ के बाद, और जो जो उनसे डॉक्यूमेंट्स पूछे गए बैंक से कि उनको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अकाउंट क्लोजर के रिगार्डिंग, तो वो सारे उन्होंने प्रोवाइड किए हैं डॉक्यूमेंट, जो कि प्रोसीजर बताने में ही बैंक को 2 महीने लगे, क्योंकि बैंक को भी नहीं पता था कि उनको क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है अकाउंट क्लोजर में। और जब फाइनली जब उनको नहीं मिला, बैंक के मैनेजर से बात हुई, बैंक के हाई ऑफिशियल से बात हुई, जब कुछ नहीं हुआ तो मेरे जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने पहरेदार टीम को कांटेक्ट किया, जिनकी मदद से फाइनली बैंक अभी एग्री हुआ है उनको अमाउंट डिसबर्स करने के लिए। जी, लेकिन इससे पहले काफी पेपर्स मांगे भी गए जो कि आपकी मदर इन लॉ ने और आपने और आपकी वाइफ ने मिलकर वो प्रोवाइड किए बैंक को। सारे पेपर्स जो भी उन्होंने जब भी जो डिमांड की वो सब आपने पूरे किए, सारे प्रोसीजर्स। उसके बाद भी पूरे प्रोसीजर करने के बाद भी जो बैंक की लीगल टीम थी उन्होंने बोला कि हम इन डॉक्यूमेंट से सफिशिएंट नहीं है, आप हमें और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिए, जो कि डॉक्यूमेंट्स जरूरी नहीं थे। उन्होंने फाइनली लास्ट में बोला कि हमें आप कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लाके दीजिए, जो कि एचडीएफ अकाउंट के लिए जरूरी नहीं होता। जी एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इस पेपर की डिमांड जब एचडीएफसी बैंक ने की और आपने कहा इसकी जरूरत नहीं है, वो आपकी बात सुन रहे थे, समझ रहे थे, या कहते नहीं आप जाइए आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बना कर लाइए? उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने हमें कहा था कि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट जब तक नहीं लाएंगे तब तक ये अमाउंट सेटल नहीं होगा। उसके बाद जब हमने ये पूरी अपनी प्रॉब्लम पहरेदार की टीम को बताया तो उनकी तरफ से हमें 100% एफर्ट्स मिले, जिनकी वजह से आज उनको अब अमाउंट नेक्स्ट वीक सेटल हो जाएगा बैंक की तरफ से। बढ़िया, हमें खुशी है कि हम आपकी मदद कर पाए। आपकी मदर इन लॉ जिस पीड़ा से गुजर रही हैं उसमें पहरेदार उनकी मदद कर रहा है और मुझे इस बात से एक अलग से सेटिस्फैक्शन मिलता है। सुमित, आई होप अब आप लोगों की टेंशन कम हुई है। टेंशन कम हुई है और मैं इसका जो पूरा क्रेडिट है वो पहरेदार की टीम, तरुण जी, हर्ष जी और आपको देना चाहूंगा, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम खत्म हुई। अदरवाइज हमें वो सर्टिफिकेट लाने में 1 साल की देरी और लगती। और मेंटल टेंशन भी बहुत रहा होगा इन सब के बीच। चलिए सुमित जी, हमें खुशी है कि हम आपकी मदद कर पाए। तो अब सुमित बताते हुए कि अगले हफ्ते ये मामला पूरी तरह से सेटल हो जाएगा, वो एचडीएफ की राशि जो है इनकी मदर इन लॉ को मिल जाएगी। तो इन लोगों ने, इनके पूरे परिवार ने कई चक्कर काटे एचडीएफसी बैंक के ब्रांच के, समझने के लिए कि आखिर सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत ही क्यों है और अगर इसके बिना इनका मामला नहीं सुलझ सकता है क्या। और तब मुझे लगा कि इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी लाया जाए। तो मेरे शो टैक्स गुरु में आने वाले टैक्स एक्सपर्ट से भी हमने बात की, उनकी राय समझनी चाहिए और सबने एक टुक ही जवाब दिया कि एचडीएफसी बैंक की ये सक्सेशन सर्टिफिकेट की मांग बिल्कुल गलत है। सुनिए क्या कहते हैं सीएनबीसी आवाज के टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन।
जो करता है उसकी तरफ से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है क्या, कि मेरे बाद ये करता होंगे, ऐसा भी एक डॉक्यूमेंट तैयार रखना चाहिए क्या? नहीं 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 प्रियंका, जो सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो जब इंडिविजुअल किसी की डेथ हो जाती है और उनकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। एचयूएफ में सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जो करता है, करता की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो कौन इनहेरिट करेगा और किसको जाएगी, उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट लगेगा। परंतु एचयूएफ की जो प्रॉपर्टी है, जो बैंकिंग अकाउंट्स वगैरह है, उसके लिए एक बैंक सक्सेशन सर्टिफिकेट इंसिस्ट नहीं कर सकता। आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट तब चाहिए होता है जब इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ी आप कोई लेन देन कर रहे हो, पर यहाँ एचयूएफ को बस क्लोज करना चाहती थी कांता जी अपने पति के जाने के बाद, और उसको करने में उन्हें पहरेदार की ही मदद लेनी ही पड़ी। यानी कहीं ना कहीं बैंक को इस बात का आइडिया ही नहीं था कि एचयूएफ के क्या नियम है, और इसके अभाव में बैंक कांता जी के पूरे परिवार को इधर से उधर बस घुमा रहा था। यही नहीं, जब इनके परिवार ने ब्रांच से रीजन आउट करने की भी कोशिश की तो भी ब्रांच ने एक नहीं सुनी। बहरहाल पहरेदार की पहल के बाद एचडीएफसी बैंक ने अपने आधिकारिक जवाब में हमें बताया कि बैंक कोशिश करता है कि उसको मिले केस तय सीमा में सुलझे। इस मामले में कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन थोड़ा ज्यादा समय उन्होंने लिया है। मामला सुलझ गया, ज्यादा समय इसलिए लिया गया क्योंकि बहुत सारे दस्तावेजों की जरूरत थी। और अब जैसा कि सुमित दुआ बता रहे थे, सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने जमा किए उसी के बिना पर अब एचयूएफ क्लोज होने की राह में है, और इसके लिए वो एचडीएफसी बैंक से ज्यादा पहरेदार के शुक्रगुजार थे। एचडीएफसी बैंक का ये जवाब और जो सुमित की आप बीती रही है काफी कॉन्ट्रोडिक्टरी लगती है। सुमित ने बताया कि देरी इसलिए हो रही थी क्योंकि एचडीएफसी बैंक की ब्रांच एचयूएफ में कोई भी फेरबदल करने के लिए एक ऐसे गैरवाजिब दस्तावेज की मांग करी थी जिसकी जरूरत ही नहीं थी। खैर, अल्टीमेटली पहरेदार कामयाब हुआ एचडीएफसी बैंक को समझाने में कि इस पेपर की जरूरत नहीं है, इसके बगैर भी कांता मालिक का केस जो है वो क्लोज हो सकता है, और अब एचडीएफसी बैंक इसी की तैयारी में है। बढ़ते आगे, एयरलाइन टिकट बुक करने के लिए कई सारे ट्रैवल पोर्टल होते हैं जो आपकी मदद करते हैं और आप इनकी मदद भी लेते होंगे, लेकिन जब आपको टिकट कैंसिल करना पड़े तो क्या रिफंड देने में भी ये ट्रैवल पोर्टल जो हैं उतने ही अपकमिंग रहते हैं? मोहित चुग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित जी ने अपना टिकट जब क्लियर ट्रिप से कैंसिल करवाया तो रिफंड पाने के लिए इन्हें पहरेदार की मदद लेनी पड़ी। मोहित जी नमस्ते, स्वागत है आपका। ऑलमोस्ट आपने ये टिकट जनवरी में कैंसिल करवाया था, मार्च में हम बात कर रहे हैं, और पहरेदार की मदद के बाद ही आपको कैंसिल टिकट की रिफंड मिल रही है। क्या क्या हुआ अभी तक मोहित जी? जी करेक्ट, एक्चुअली मैंने जनवरी में ही बुक कराया था और जनवरी में ही कैंसिल कराया था ड्यू टू सम रीजन। तो बेसिकली आई हैव कैंसिल द टिकट फ्रॉम स्पाइसजेट, और जब मैंने बुक क्लियर ट्रिप के थ्रू किया था तो लेटर ऑन आफ्टर 2-3 डेज मैंने स्पाइसजेट को कॉल किया। उन्होंने बोला कि सारा अमाउंट जो है एजेंसी को भेज दिया गया है, आप क्लियर ट्रिप में फोन कीजिए और वहाँ से आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो क्लियर ट्रिप को फोन किया मैंने, वो बोल रहे थे कोई हमारे पास अमाउंट नहीं आया है, एंड ऑल्सो उनके सिस्टम में दिखा रहा था कि टिकट कैंसिल नहीं हुई है। तो क्योंकि मेरी वहाँ पर ब्रदर की तबीयत थोड़ी खराब थी, देन मैंने फॉलो अप नहीं किया। देन इस मंथ का जो मेरा अकाउंट स्टेटमेंट आया उसमें मैंने चेक किया और अभी तक अमाउंट नहीं आया था। देन अगेन मैंने और स्पाइसजेट कहते रहे कि हमने बिल्कुल आपके कैंसिलेशन को रिस्पेक्ट करते हुए आपके पैसे क्लियर ट्रिप तक पहुंचा दिए। क्लियर ट्रिप कहता रहा कि स्पाइसजेट से पैसे नहीं मिले। इन दोनों के बीच आप फुटबॉल की तरह घूम रहे थे। That is correct. Actually, I was really frustrated that time because I don't know where to approach. So then one of my friend told regarding पहरेदार that even जब मैंने सुना ऐसा कि पहरेदार लोगों की हेल्प कर रहा है तो मेरे को डाउट हुआ कि शायद गिने चुने लोगों को ही कॉल जाता होगा। बट दैट डे आई हैव अप्रोच पहरेदार, इवन द सेम डे इवनिंग में ही मेरे पास कॉल आ गया था और डेली फॉलो अप कॉल आता था और वो पूछते थे और बताते थे कि हमने किया है। और विद इन 2-3 डेज मेरे पास कॉल भी आ गया रिलेटिव से। उन्होंने SMS भी किया, ईमेल भी किया और कॉल भी किया था। उन्होंने एक अपोलोजाइज ईमेल किया, उसमें साथ में ये भी लिखा था कि जो ट्रिप का रिटर्न टिकट का कैंसिलेशन का चार्ज होगा वो भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो लेकिन समझ में आया कि हो क्या रहा था? यानी एयरलाइन आपको सही कह रही थी, उन्होंने पैसे दे दिए थे और क्लियर ट्रिप आपको आगे पैसे नहीं दे रही थी। या वो क्लियर हो गया था।
ओके, तो क्लियर ट्रिप ने मामला क्लियर कर दिया। बहुत अच्छा लगता है आप मोहित, आपके जैसे लोगों से बात करके, क्योंकि आपने जो बोला ना बीच में कि मुझे लगता था कि मुझे क्यों मदद करेगी पहरेदार, तो हम आप ही की मदद के लिए हैं। अगर आपका केस जेन्युइन है, आपकी मांग जेन्युइन है, तो पहरेदार आपकी मदद करेगा। हम किसी स्पेशल कंज्यूमर का केस नहीं ले रहे हैं, हम सभी कंज्यूमर्स का केस लेते हैं। तो चलिए, क्लियर ट्रिप ने पैसे वापस कर दिए हैं मोहित जी के अकाउंट में। वो पैसे आ चुके हैं मोहित जी या आने वाले हैं पैसे? विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज आ जाएंगे। बढ़िया। सो हमें खुशी है हम आपकी मदद कर पाए। थैंक यू मोहित हमसे बात करने के लिए। तो मामला सुलझ रहा है। cleartrip.com अपनी जिम्मेदारी लेते हुए वो पैसे वापस करने के लिए तैयार हो गई है। वो मान रही क्लियरट्रिप की उनसे गलती हुई है और इस गलती को अब सुलझा भी रही है। मोहित जी को उन्होंने मेल जरूर भेज करके लिखित में बोला है कि अगले 3 से 4 दिन में उन्हें पैसे उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। दुनिया भर में दमदार ब्रांड्स की बात की जाए तो नोकिया का नाम आप मिस ही नहीं कर सकते। काफी समय के लिए इस कंपनी ने दुनिया भर के मोबाइल बाजार में खूब धमाल मचाया। अब नोकिया सेकेंड इनिंग्स के लिए तैयारी करके फिर से बाजार में आ रही है और कंज्यूमर को अपनी ओर बुला भी रही है। लेकिन आफ्टर सेल सर्विस को लेकर नोकिया कितनी सीरियस है? हमारे पास एक केस पहुंचता है जिसमें साफ दिख रहा है कि फोन खराब हो जा रहा है। एकदम नया फोन है और वो खराब हो जाता है और कंज्यूमर जब उसे सर्विस सेंटर में ठीक करवाने के लिए पहुंचता है, बार बार उसे जाना पड़ता है और तब उसे लगता है उसे रिप्लेसमेंट मिलना चाहिए। फरीदाबाद के दीपक गहलोत का ये मामला है और मेरे साथ है दीपक जी। दीपक जी नमस्ते, स्वागत है। आपने नोकिया 7.1 खरीदा, इसकी कीमत आपने कुछ 20,000 रुपए अदा की, लेकिन इस फोन में क्या खराबी आ रही थी दीपक जी? जी नमस्कार मैम। मैम ये स्टार्टिंग से ही मुझे इसमें एक रैंडम शटडाउन नेटवर्क का और माइक्रोफोन का इशू आ रहा था और इसके लिए मुझे 3 बार सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ा एंड फर्स्ट टाइम दे अपडेटेड द सॉफ्टवेयर एंड दे सेड दैट कि अब फंक्शन जो है नॉर्मली काम करेंगे, बट सेम प्रॉब्लम मुझे फिर से आने लगे और इसके लिए मुझे 3 बार सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ा। सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी किया उन्होंने, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। और आप पहली बार जब पहुंचे थे तब केवल 10 दिन ही हुए थे आपको फोन खरीदे हुए? हाँ जी मैम, केवल 10 दिन हुए तब दीपक गहलोत पहली बार सर्विस सेंटर जाते हैं। सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है लेकिन उसके बाद भी आपको फिर 3 बार आपको जाना पड़ा दीपक जी नोकिया के सर्विस सेंटर और तब भी फोन ठीक नहीं हो पा रहा था? हाँ जी मैम, मुझे 3 बार विजिट करना पड़ा और उन्होंने रिप्लेसमेंट के लिए मना कर दिया था कि विद इन ए मंथ मुझे 3 बार विजिट करना पड़ा और इसके लिए फिर मैंने कंपनी को मेल भी किया, ट्वीट भी किया और एक रिटर्न कंप्लेंट भी मैंने उन्हें बाई पोस्ट सेंड की, बट लेकिन इन सब का कुछ असर नहीं पड़ रहा था। जी मैम, कोई सेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स लेकिन अगर फोन ठीक नहीं हो पा रहा था सर्विस सेंटर, आपको बार बार जाना पड़ रहा था, तो रिप्लेसमेंट पर तो आपका बिल्कुल अधिकार बनता है। सर्विस सेंटर वाले आपको क्या कह रहे थे? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिडंट इशू एनी जॉब कार्ड। उन्होंने कोई मुझे जॉब कार्ड इशू ही नहीं किया। मैंने 3 बार सर्विस सेंटर विजिट करा कि उन्होंने मुझे कोई जॉब कार्ड इशू नहीं करा और कंपनी से मेल के थ्रू में बात हुई तो उन्होंने मेरे से जॉब कार्ड की डिटेल मांगी, बट मेरे पास ऐसी कोई डिटेल थी ही नहीं। और तो अब देखिए, सर्विस सेंटर और कंपनी इन दोनों में आपस में बातचीत नहीं होती कि अगर नोकिया के सर्विस सेंटर में जा रहे थे दीपक, तो उनको एक सही मायने में एक जॉब कार्ड बना के देना चाहिए था कि आपका फोन इतनी बार आया है जी और हम इतनी बार नाकाम हुए आपका फोन ठीक करने के लिए और इसी बिना पर तो नोकिया रिप्लेस करेगी फोन। लेकिन ना कंपनी सर्विस सेंटर से ये सवाल पूछ रही, कंपनी दीपक से ये सवाल पूछ रही थी कि आपके पास तो जॉब कार्ड नहीं बना हुआ इस फोन का, और इसी बिना पर आपको मना कर दिया गया ना। नोकिया ने साफ कह दिया कि फोन आपको नया नहीं मिलेगा। हाँ जी मैम, ये रिप्लेसमेंट के लिए मुझे मना कर दिया था कि एज पर वारंटी आपको 15 डेज के बाद आपको सिर्फ हम रिपेयर करके नहीं होगी। रिपेयर करके क्या देंगे जब रिपेयर हो ही नहीं रहा था? फाइनली दीपक जब आप पहुंचे पहरेदार के पास तो आपकी समस्या अब सुलझ रही है। नोकिया राजी है आपके इस खराब फोन को बदलने के लिए? हाँ जी मैम,
पहरेदार से कांटेक्ट करने के बाद कंपनी की तरफ से मुझे एक मेल भी आती है और कॉल भी आता है, और इवन जो इनके नोकिया के सर्विस सेंटर के ओनर हैं, इनका मुझे पर्सनली कॉल आते हैं, और ये मेरे पास पर्सनली विजिट करके हैंडसेट मेरा पिक भी करते हैं। अच्छा। और हाँ जी, और नया फोन भी दे दिया आपको? हाँ जी मैम, मुझे कल ही। बढ़िया। जी मैम, मुझे कल ही मिला है, कल ही रिसीव हुआ है, मुझे न्यू फोन रिप्लेस करके दे दिया है। तो दीपक, आपको लगा कि उनका बर्ताव बदला जब आप पहरेदार ने आपके मामले को उठाया? जी मैम, एब्सोल्युटली। और इसके पहले वो आपकी सुन नहीं रहे थे, लेकिन जब पहरेदार ने मामला उठाया तो नोकिया के सर्विस सेंटर के हेड वहां पर पहुंचे, इनके पास मेल गया, इनके पुराने फोन को इन लोगों ने पिकअप किया और नया फोन दे दिया। हमें खुशी है कि दीपक अब संतुष्ट हैं, उन्हें रिप्लेसमेंट मिल चुका है। नोकिया ने हमें अपने आधिकारिक जवाब में बताया है कि HMD ग्लोबल बेहतरीन क्वालिटी के हैंडसेट बनाती हैं, जो उपभोक्ता को शानदार अनुभव देने के साथ ही उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरती है। कंज्यूमर फोकस कंपनी होने के नाते हम ग्राहक की चिंताओं को गंभीरता से लेते हैं। अपने ग्राहक के केस की जांच की और पाया कि मामला एकदम अलग है। ग्राहक को नया फोन दिया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि वो अपने नए फोन से खुश होंगे। अब खुश तो होंगे, अगर खराब फोन से प्रिंट छूट जाए तो कोई भी खुश होगा, लेकिन आप गंभीरता से मामले को लेते हैं, वो दीपक की बातों से तो नहीं लग रहा था। नोकिया हो या और भी तमाम बड़े ब्रांड्स हो, ये अपने आफ्टर सेल सर्विस पर कितना ध्यान देते हैं? क्योंकि पहरेदार तक मामला जब पहुंचता है तो हमने अक्सर यही देखा है कि प्रोडक्ट में कुछ खराबी, कोई त्रुटि जो कंज्यूमर पकड़ता है, जिसका सामना वो करता है, उसे दूर करने में इतनी लंबी चौड़ी आनाकानी, जिसमें पहरेदार जब तक दखल नहीं देता तब तक सोल्यूशन मिलता हुआ नजर नहीं आता है। तो मुझे लगता है जब आप एक उम्दा प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो उसके साथ उम्दा आफ्टर सेल सर्विस पर काम करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज और आपके हक में कंज्यूमर फोरम का एक फैसला लेकर आते हैं, जिससे आप समझ सके कि आपके अधिकार क्या हैं। जम्मू कश्मीर के नवतेज सिंह ने 27 फरवरी 2016 को जेट एयरवेज की पुणे से दिल्ली तक की फ्लाइट बुक की। ग्राहक को 25 जून 2016 को सुबह 7:30 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी। जेट एयरवेज की ओर से बुकिंग कंफर्म हो गई। कुछ दिन बाद ही ग्राहक के पास जेट एयरवेज की ओर से फ्लाइट की टाइम टेबल में बदलाव का एक मैसेज आता है और बताया जाता है नवतेज जी को कि अब उनकी फ्लाइट जो है वो रीशेड्यूल हो गई है और प्रीपोन हो गई है और सुबह 5:30 बजे अब टेक ऑफ होगा। ध्यान रहे, पहले इसका टेक ऑफ टाइम 7:45 था, अब 5:30 बजे सुबह ये फ्लाइट उड़ने वाली थी। सीनियर सिटीजन होने की वजह से नवतेज सिंह के लिए सुबह 5:30 बजे पहुंचना बहुत मुश्किल था। इसकी जानकारी उन्होंने एयरलाइंस को दी, लेकिन कंपनी की ओर से मदद नहीं मिली, जिसके बाद नवतेज जी ने यह फैसला किया कि अब दूसरी एयरलाइन से टिकट बुक कर लिया जाए और उन्होंने गो एयर से फिर टिकट बुक कर ली और इसके लिए उन्हें ज्यादा पैसे भी अब चुकाने पड़े। इसी दौरान अब 8 जून को फिर से जेट एयरवेज का कॉल पहुंचता है, ये मैसेज आता है इनके पास और इसमें इन्हें ये जानकारी दी जाती है कि अब फ्लाइट पुरानी टाइम के हिसाब से ही उड़ने वाली है, लेकिन तब तक नवतेज जी दूसरी एयरलाइन से अपनी टिकट बुक कर चुके थे। नवतेज सिंह लगातार कोशिश करते रहे कि जेट एयरवेज उन्हें पैसे वापस कर दे, क्योंकि वो फ्लाइट उन्हें कैंसिल करनी पड़ी थी और सारे पैसे भी उनके कट गए थे, लेकिन जेट एयरवेज ने इनकी एक ना सुनी। इसके बाद इन्होंने कंज्यूमर फोरम का रुख किया और कोर्ट में जेट एयरवेज ने दलील दी कि फ्लाइट की रीशेड्यूलिंग सेवा में कमी नहीं मानी जा सकती है। ग्राहक को एयरवेज की सर्विस का इस्तेमाल करने का पूरा मौका दिया गया, लेकिन ग्राहक ने अपना मन बदला, टिकट जो है वो कैंसिल किया, इसलिए रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन जेट एयरवेज ये भूल जाती कि उन्होंने भी अपना टाइम बदला था। लेकिन नवतेज के वकील का कहना था कि ये सीधे तौर पर सेवा में कमी है, जिस वजह से सीनियर सिटीजन को मानसिक परेशानी भी उठानी पड़ी है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम ने पाया कि कंपनी की ओर से फ्लाइट की रीशेड्यूलिंग से के वजह से ग्राहक को तकलीफ हुई और जो रीशेड्यूलिंग हुई उसमें ग्राहक से कोई मंजूरी नहीं ली गई। तो कंज्यूमर फोरम ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भारत में हवाई यात्रियों की स्थिति ठीक होती हुई नहीं दिखती है। कोर्ट ने जेट एयरवेज को हर्जाने के तौर पर 25,000 रुपए देने का निर्देश दिया, साथ ही फ्लाइट बुकिंग की पूरी फीस 9% ब्याज के साथ लौटाने का भी आदेश दिया। तो
आप अगर फ्लाइट रिशेड्यूल करेंगे जिसमें आप कंज्यूमर की मंजूरी नहीं लेंगे और उसकी ट्रैवल प्लान को ऊपर नीचे कर देंगे, उसकी वजह से उसे अगर ज्यादा पैसे देके दूसरे एयरलाइन में टिकट बुक करना पड़ रहा है तो फिर उसके फुल रिफंड का हकदार है कंज्यूमर। इसी के साथ दीजिए हमें पहरेदार में यहीं पर इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज और आपके हक की आवाज को बुलंद करने के लिए। नमस्कार।